गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? और हम लोग का चल रहा है सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन को खत्म किया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो बेसिकली 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया की जानकारी दें। पुष्पी पादपों में निषेचन। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि पुष्पी पादपों में निषेचन कैसे होगा। देखते हैं कि कोई कोई जो प्लांट होता है वो द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और कोई कोई यूनिसेक्सुअल होता है। मतलब फ्लावर ही प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उस फ्लावर के अंदर ही बनते हैं। तो क्या है, मान लीजिए कि ये दोनों एक लिंगी प्लांट है और यहाँ पे मान लो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, परागकण का निर्माण हो रहा है। तो परागकण क्या हुआ, यहाँ से निकल करके फीमेल गैमेट मतलब वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पोलन ट्यूब का निर्माण कर दिया और इसी पोलन ट्यूब के द्वारा क्या होता है, परागकण अंदर पहुंचता है और पहुंच जाता है कहाँ, इस ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। इस ओव्यूल में पहुंच करके क्या कर देता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संलयित होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि ये निषेचन की प्रक्रियाओं को क्रमवार वर्णन करने के, तो हम लोग देख रहे हैं कि पुष्पी पादपों में स्वपरागन की क्रिया भी होती है और परपरागन की क्रिया भी होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोई मीडियम आ गया, मान लो यहाँ पर मक्खी आ गया, मक्खी क्या किया, पोलन ग्रेन को दूसरे पौधे से उठा करके किसी और पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया, तो ये हो गया परपरागन। अगर हम लोग स्वपरागन की बात करें तो क्या हो रहा है कि इसी फूल का जो पोलन ग्रेन था गिर करके दूसरे फूल पे आकर के खुद से गिर करके पहुंच गया वर्तिकाग्र पर, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, स्वपरागन। और पहुंचने के बाद फिर से पोलन ट्यूब का विकास किया, पोलन ट्यूब के सहारे परागकण जो है कहाँ पहुंच गया, नर युग्मक, ये बीजांड हो गया। अंडाशय के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, बीजांड पाया जाता है। इस बीजांड के अंदर पहुंचकर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संलयित होकर के बीजों का निर्माण कर दिया। यही प्रक्रिया क्या कहला गई, पुष्पों में निषेचन। तो चलिए हम लोग एक बार आंसर को देख लेते हैं। पुष्पी पादपों में स्वपरागन और परपरागन के द्वारा निषेचन होता है। हम लोग समझ गए स्वपरागन कैसे हो गया। तो एक प्लांट था, इसी खुद के प्लांट के फ्लावर पर आकर के गिर गए, या हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरा फ्लावर है और एक ही फ्लावर में मेल पोर्शन भी है और फीमेल पोर्शन भी है, तो सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन था उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर गिर गया, तो स्वपरागन की क्रियाएं हो गई। और परपरागन में है कि सेम प्लांट के अदर फ्लावर में परागन हो गया, तो उसको परपरागन। या फिर एक और स्टेट बनता है कि प्लांट भी दूसरा रहेगा और इधर मतलब दो अलग अलग प्लांट रहेंगे, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर आकर के गिरेगा और निषेचन की क्रिया करवाएगी, तो उसको हम लोग परपरागन कहेंगे। तो पुष्पी पादपों में दो तरीके से परागन और निषेचन की क्रिया होती है, एक स्वपरागन द्वारा निषेचन और दूसरा परपरागन द्वारा निषेचन। अब आते हैं वर्तिकाग्र क्या होता है यहाँ पर। तो इसमें परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यही माउथ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यही हो गया वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर पहुंचा, फिर वर्तिकाग्र पर पहुंच करके पराग नलिका का निर्माण करता है। कौन, तो परागकण जो था वो पराग नलिका का निर्माण कर दिया। अंडाणु वर्तिकाग्र होते हुए अंडाणु तक पहुंचता है। अब ये जो था परागकण वो वर्तिकाग्र होते हुए कहाँ पहुंच गया, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल में, और इसी ओव्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाई जाती है, इस अंडाणु के पास पहुंच गया। अब अंडाणु में 7 कोशिका पाई जाती है, तो थोड़ा सा हम लोग अंडाणु को देख लेते हैं, अंडाणु में कैसे 7 कोशिका पाई जाती है। तो अंडाणु के दो छोर होते हैं, दो इंड होते हैं। अपोजिट वाले इंड को हम लोग चलेजल छोर कहते हैं, ये वाला हो गया चलेजा छोर, और इधर वाला हो गया बीजांड द्वार। बीजांड के तरफ का छोर है तो इसको हम लोग बीजांड द्वार कह दिए। 3 इसके अंदर पाया जाता है, तो 3 सेल ये हो गए और 3 इधर हो गए। एंटीपोडल सेल कहते हैं, चैलेजा की तरफ 3 कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या हो गया, एंटीपोडल सेल। और इधर दोनों हो गया ये सहायक कोशिका और ये हो गया अंडाणु कोशिका।
और इधर जो हो गया सेंट्रल सेल या सेंट्रल न्यूक्लियाई कह दिए। तो इसी प्रकार हम लोग क्या देख लिए, 3 और 3 6 और 2 8, ये 8 केंद्रक हो गया। क्या हो गए, 8 केंद्रक। और इस 8 केंद्रक के अंदर जो है कोशिका की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कोशिका की संख्या हो गई। तो ऑब्जेक्टिव ये भी क्वेश्चन इसका बनता है कि एक परिपक्व बीजांड के अंदर कोशिका की संख्या कितनी होती है, 7, लेकिन केंद्रक की संख्या 8 होती है, क्योंकि एक जो कोशिका है उसके अंदर 2-2 केंद्रक पाए जाते हैं। यही चीज आ रहा था कि 7 कोशिका पाई जाती है। चलेजा छोर की तरफ जो कोशिका पाई जाती है उसको हम लोग क्या कह दिए, एंटीपोडल सेल कह दिए। और ये हो गया हम लोग का बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार का जो अपोजिट साइड हो गया वही क्या कहलाया, चलेजा छोर कहलाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि एंटीपोडल तो हम लोग देख ही लिए। केंद्रक में दो केंद्रक या एक कोशिका पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कह दिए, इसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक कह दिए, या इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक ही कोशिका के अंदर 2-2 केंद्रक पाया जा रहा है। क्लियर। अब बात आती है जिसे हम लोग द्वितीय केंद्रक कहते हैं, तो द्वितीय केंद्रक को हम लोगों ने देख ही लिया। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका पाई जाती है। बीजांड द्वार की तरफ हम लोग को कितनी कोशिका दिख रही है, 3। कौन कौन, 1 2 और 3, जिसमें 2 कोशिका सहायक कोशिका और 1 कोशिका क्या हो गई, अंडाणु कोशिका हो गई। अब क्या हो गया, पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन इसी अंडाणु कोशिका से जाकर के निषेचन की क्रिया कर दिया। यही प्रक्रिया क्या कहला गई, मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहला गई। और इस प्रकार से पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रियाएं होती है। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, पुष्पी पादपों में स्वपरागन और परपरागन के द्वारा निषेचन होता है। निषेचन में क्या हो गया, तो मादा जो वर्तिकाग्र है पुष्प का मादा भाग, उस पे नर पोलन ग्रेन आकर के गिर गए, वहां पर पराग नलिका का निर्माण हुआ और उस पराग नलिका के सहारे बीजांड तक पहुंचे, जहां अंडाणु मिल गई। अंडाणु और नर युग्मक मिल गए आपस में, यही प्रक्रिया क्या कहला गई, निषेचन कहला गई। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर परागन को परिभाषित करें और पर परागन के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन। ये पर परागन है क्या, प्रकार को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले प्रकार से पहले हम लोग पर परागन की क्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया। एक और प्लांट बना लेते हैं, देख लीजिए। अब पर परागन कैसे हो रहा है, तो मान लीजिए इस प्लांट का पोलन ग्रेन यहाँ से निकला पुंकेसर से और मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया किसी माध्यम की सहायता से। मान लीजिए यहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा था, इस माध्यम की सहायता से एक प्लांट का परागन दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, ये भी क्या कहला गया, पर परागन। या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम प्लांट और अदर फ्लावर, मतलब यही प्लांट हो गया और ये दूसरे, मतलब एक फूल ये हो गया और ये दूसरा फूल हो गया। अब इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का परागकण उड़ करके अलग वाले फ्लावर पर आकर के वर्तिकाग्र पर पड़ गया, वो भी किसी माध्यम की सहायता से, मान लीजिए चींटी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है। तो इस प्रकार के परागन को हम लोग क्या कह दिए, पर परागन। तो पर परागन में हमेशा किसी न किसी मीडिएटर की, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग एक बार परिभाषा देख लेते हैं। एक पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी जाति के अनुवांशिक रूप से भिन्न दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम लोग जेनोगेमी या पर परागन कहते हैं। यहाँ पर आया अनुवांशिक रूप से भिन्न दूसरे पुष्प, ये दूसरा प्लांट का फ्लावर, एक प्लांट का फ्लावर, ये दूसरा प्लांट का फ्लावर, तो ये दोनों क्या होंगे, अनुवांशिक रूप से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग परागकण को कराने वाले अभिकर्मक। अभिकर्मक का मतलब हो गया कि जो परागकण को पूरा करने में जो हेल्प कर रहा है, उसको सहायता करके परागन को पूरा करा रहा है, उसको हम लोग अभिकर्मक कहते हैं, एजेंट कहते हैं। तो पर परागन को कराने के लिए 2 एजेंट की आवश्यकता होती है। एक होता है परागन के अभिकर्मक, क्या हो गया, एक क्या हो गया, अजैविक घटक,
दूसरा हो गया जैविक घटक, ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। देखिए अ का मतलब क्या हो गया, नहीं, और जैविक का मतलब जीवन, जिसमें जीवन नहीं हो उसको हम लोग क्या कह दिए, अजैविक घटक। अब अजैविक घटक के अंतर्गत पर परागन करने वाले दो एजेंट आते हैं, एक हो गया वायु के द्वारा परागन होता है तो वायु परागन, और दूसरा हो गया कि कुछ जलीय पौधों में जल के द्वारा परागन की क्रिया होती है तो ये हो गया जल परागन। वायु परागन को क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है एनिमोफिली, एनिमोफिली लिख देगा, निम्नलिखित में से किसे वायु परागन कहते हैं, तो एनिमोफिली, चिरप्टेरोफिली और निथोफिली। तो इसे में हम लोग को ध्यान देना है कि एनिमोफिली किसको कहते हैं, वायु के द्वारा होने वाले परागन को एनिमोफिली कहते हैं। अब जल परागन तो हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का मतलब क्या हो गया, जल परागन। अब हम लोग अजैविक घटक, अजैविक घटक तो हो गया, अजैविक घटक में दो दो कारक आ गए, एक हो गया वायु के द्वारा और एक हो गया जल के द्वारा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं जैविक घटक को। जैविक का मतलब हो गया जिसमें जीवन पाया जाता हो और इसके अंतर्गत जंतु आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन जंतु आएंगे, तो कुछ पुष्पों में हम लोग देखते हैं कीटों के द्वारा परागन होता है, कुछ में चींटी के द्वारा होता है, चींटी हो गया, कीट हो गया, उसके बाद पक्षी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे जो अभिकर्मक हो गए वो जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग कीट परागन को क्या कहते हैं, एंटेमोफिली, ठीक है। इसमें क्या करेगा, कीट परागन नहीं दे करके इंग्लिश टर्म को ही हिंदी में लिख देगा, इसीलिए हम लोग इसको भी टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान में रखेंगे। चींटी परागन को क्या कहेंगे, चींटी काट ली और मरने जैसा दर्द हो गया, तो याद रखने के लिए मर्मिकोफिली को कैसे याद रखेंगे, चींटी काटा और मरने जैसा दर्द हो गया, मर्मिकोफिली। अब आ गया पक्षी परागन और निथोफिली, चमगादड़ का चरप्टेरोफिली, घोंघा का मेलेकोफिली। चलिए तो हम लोग देख ही लिए कि जल के द्वारा होने वाले परागन को जल परागन, वायु के द्वारा होने वाले परागन को वायु परागन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी या हम लोग जब सब्जेक्टिव भी लिख रहे हैं अगर एग्जाम्पल दे देंगे तो वहां पर नंबर काटने का एग्जामिनर का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, और दो में सोचेगा कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो 3 नंबर हम दे देते, इसीलिए याद रखेंगे इसके एग्जाम्पल को भी। तो हाइड्रिला हो गया, सिंघारा हो गया और वेलिस्नेरिया हो गया, इसमें जल के द्वारा परागन होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं क्या, कि सबको लगता है अच्छा कमल भी तो जलीय फूल है, लेकिन कमल जो होता है बहुत सेंटेड फ्लावर होता है, इसीलिए जल में रहने के बावजूद भी उसको कीटों के द्वारा परागित किया जाता है, तो जल परागन में कमल को नहीं रखेंगे, ठीक है। वायु परागन का एग्जाम्पल हो गया मक्का, गेहूं, घास कुल के जितने भी पौधे हैं और बांस है जिनमें वायु के द्वारा परागन की क्रियाएं होती है। जंतु परागन तो जानवर के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग जंतु परागन कह दिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, मधुमक्खी, चींटी, घोंघा, पक्षी, ये सारे चीज आ गए। कीट परागन तो कीड़े मकोड़े के द्वारा जिसमें परागन होगा कीट परागन कह देंगे। तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखेंगे कि जितने भी सुगंधित फ्लावर हैं जिसमें बहुत सुंदर स्मेल होता है, अच्छा वाला भी और खराब वाला भी गंध होता है, उसके प्रति कीट ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उन फूलों में कीटों के द्वारा परागन की क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल चमेली हो गया, जूही हो गया, गुलाब हो गया। पक्षी परागन तो बहुत सारे पक्षियों के चोंच लंबे होते हैं और पक्षियां बहुत छोटी होती है, एग्जाम्पल में सनबर्ड हो गया, हिमिंग बर्ड हो गया, ये सब क्या करते हैं, बहुत सारे पादप के फूलों को खुद से परागित करते हैं। एग्जाम्पल हो गया झुमका हो गया, इक्का हो गया, यूकेलिप्टस जैसे फूलों को पक्षी के द्वारा परागित किया जाता है। चमगादड़, हम लोग क्या देखते हैं कि चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं पड़ता और वो रात में बाहर निकलते हैं और वो रात में ही परागन की क्रिया को करते हैं। तो चमगादड़ के द्वारा कदम को, सेमल को और कचनार को
के फूलों को परागित किया जाता है। और ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग अगर सब्जेक्टिव पोर्शन तैयार करेंगे तो उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आंसर हम लोगों को निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चमगादड़ का बहुत पूछा जाता है, कदम, सेमल और कचनार को ध्यान में रखेंगे। इन फूलों का परागन किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है। चींटी का तो हम लोग देखते हैं, जब जाते हैं गुड़हल और कनेर के फूल तोड़ने को तो चींटी काट लेता है ना, तो उसमें चींटी क्यों रहता है? वो परागन की क्रिया, चींटी अपना पेट भर रही होती है और गलती गलती से क्या हो जाता है, वहां पे परागन की क्रिया हो जाती है। उसके बाद घोंघा में, तो घोंघा के द्वारा होने वाले परागन को मेलेकोफिली या घोंघा परागन कहते हैं। सर्पबूटी में एरिजोना कुल के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें घोंघा के द्वारा परागन की क्रिया होती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीज से आप क्या समझते हैं? किसी एक बीज निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो बीज बीज होता क्या है? तो जब हम लोग देखते हैं कि अंडाशय है, किसी भी फूल का जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो फल का निर्माण करता है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं ओव्यूल की संरचना को। कई बार हम लोगों ने ओव्यूल की संरचना को देखा है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। ये हो गया चलेजा छोर, और इसमें जो 3 सेल हो गए वो हो गए एंटीपोडल सेल। इधर वाला जो छोर हो गया वो हो गया बीजांड द्वार। इसी बीजांड द्वार के पास क्या पाया जाता है? अंडाणु पाई जाती है, और अंडाणु के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? उसकी सहायक कोशिका पाई जाती है। और जो बीच में सेंट्रल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जिसमें एक ही सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब कोई परागकण आ रहा होता है, पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पर जर्मिनेट कर जाता है, और एक पोलन ग्रेन से 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। अब एक नर युग्मक क्या हो गया? अंडाणु के साथ अंडाणु प्लस नर युग्मक आपस में फर्टिलाइज करेंगे और फॉर्म करेंगे किसका? बीज का निर्माण हो जाएगा। तो बीज निर्माण की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी? आ रहा समझ में सबको, या फिर से एक बार देख लिया जाए? देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग को ओवल शेप दिख रहा है, अंडाकार, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बीजांड। ठीक है, और ये बीजांड जो है ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर पाया जा रहा है। इस बीजांड को हम लोग देखते हैं, एक हो गया बीजांड द्वार जिधर से परागकण अंदर की तरफ आता है, और इसके अपोजिट साइड को चलेजा छोर कहते हैं। चलेजा छोर पे 3 सेल पाए जाते हैं जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, और बीजांड द्वार की तरफ 2 सिनर्जिड अर्थात सहायक कोशिका और एक अंडाणु कोशिका पाई जाती है। सेंटर में दो दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। जब क्या होता है, परागकण आता है और जर्मिनेट होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। एक नर युग्मक अंडाणु से मिल गया, तो अंडाणु प्लस नर युग्मक n इंटू n इक्वल टू 2n, मतलब बीज का निर्माण हो जाता है। तो बीज निर्माण की प्रक्रिया सबको समझ में आ गई। चलिए आगे का पोर्शन क्या कर रहा है, इसमें भी वही लिखा है कि आवृत्त बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? बीज होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी का क्या मतलब हो गया? वैसे बीज जो छिलका से ढके हुए होते हैं, ढके हुए बीज को हम लोग आवृत्त बीजी कहते हैं, और वैसे बीज जिसके ऊपर कवरिंग नहीं होती उसको हम लोग अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं। ठीक है, तो इस जब हम लोग लैंगिक जनन के लास्ट पोर्शन पे पहुंचते हैं तो हम लोगों को बीज का निर्माण हो जाता है। इसको प्राय निश्चित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसको हम लोगों ने देखा। अब आ गए पूरा इसमें प्रोसेस डाला हुआ है कि बीज का विकास फल के अंदर होता है। प्रत्येक बीज में 1 या 2 बीजावरण होते हैं। तो एक आउटर इंटेगुमेंट हो गया और एक इनर इंटेगुमेंट हो गया, बीजांड के अंदर की संरचना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, बीज पत्रक होते हैं। बीज के ऊपर का जो कोट हो गया भ्रूण अक्ष में स्थित होता है, तो एक भ्रूण भी हो गया, ये हो गया भ्रूण, और इसी भ्रूण के अंदर अंडाणु से क्या बनता है? अंडाणु, और जब परागकण मिल जाता है, परागकण के अंदर उपस्थित नर युग्मक, तब बीज का निर्माण होता है। अब बीज को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक हो गया एल्बुमिनस सीड और एक हो जाता है नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस या भ्रूणपोष रहित बीज किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? उतना डीप में नहीं जाना है, इसमें एग्जाम्पल बस लिख देंगे, काम चल जाएगा। मटर, चना आदि में मतलब भ्रूण का विकास क्या होता है? भोज्य पदार्थ के कारण होता है, इसीलिए इसका जो बीज का बाहरी आवरण होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत दिनों से अगर सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब हम लोग उस बीज को पानी में डालते हैं तो वो ऊपर
तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एंडोस्पर्म था धीरे धीरे जो पोषक पदार्थ थे वो बीज खा करके खत्म कर दिया होता है, इसीलिए वो बीज जर्मिनेट करने के लायक नहीं होता। नॉन एल्बुमिनस किसको कह दिए? तो गेहूं मक्का रेडी हो गया, जिसमें भ्रूण का विकास हेतु भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है, उसको हम लोग कह दिए। अब आइए बीज के निर्माण। तो निषेचन के उपरांत युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूणपोष जो कोशिका होती है वो भ्रूण को विकास के लिए पोषण प्रदान का काम करती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो बता ही देते हैं बना करके डायग्राम। मान लीजिए कि ये मटर हो गया और मटर को जब हम लोग जर्मिनेट करते हैं तो 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है और इधर जर्मिनेशन पार्ट निकल जाता है। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, मोटा मोटा पार्ट, यही होता है भ्रूणपोष, जो क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब भ्रूणपोष न्यूसेलस को, जबकि भ्रूणपोष को आंशिक या पूर्ण रूप से खा जाता है। तो पहले ही बताया कि हम लोग अगर इसको स्टोर करके ज्यादा दिनों तक रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूणपोष पतला होने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए यही चीज हो गया, बस हम लोग को थोड़ा सा ही पूछा था, इतना डिटेल में नहीं जाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ इस डायग्राम को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंग पूर्वता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ को बताएं। पुंग पूर्वता, यहाँ पुंग का मतलब है पुंकेसर और पूर्वता का मतलब है पहले। ठीक है, और भी कुछ करा क्वेश्चन में? हाँ, इसके बाद पूछ रहा है इसके लाभ, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पुंग पूर्वता क्या है? द्विलिंगी पुष्पों में पर परागण की एक स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि नेचर हमेशा स्वपरागण का विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि अगर स्वपरागण होगा, मान लीजिए कि स्वपरागण की क्रिया हो रही थी, इसी फूल का जो पोलन ग्रेन था सेम फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो अगर मान लीजिए इस फ्रूट में, इस फूल में अगर कोई बीमारी है तो इससे जो बनने वाले फल होंगे उसमें भी वो रोग चला जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, नेचर इसका विरोध करता है। हमेशा नेचर क्या चाहता है, पर परागण की क्रिया। तो इसके लिए क्या करता है, नेचर ने कुछ अनुकूलन एडेप्टेशन बनाए हुए। क्या बनाए हुए है? तो वही स्थिति है पुंग पूर्वता। मान लीजिए कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी फूल है। हम लोग जान ही रहे द्विलिंगी फूल किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, एक मिनट, द्विलिंगी फूल किसको कहेंगे? तो एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो उसको हम लोग द्विलिंगी फ्लावर कहेंगे। देखिए ये हो गया द्विलिंगी फ्लावर। अब क्या हो गया, पोलन ग्रेन इसी पे आकर के गिरेगा तो क्या होगा, अगर इस फूल में कोई बीमारी होगी तो फिर इसके बनने वाले फल में भी वो बीमारी होगी। तो क्या हो गया, अगर मान लीजिए इसका पोलन ग्रेन मतलब पुंकेसर जो है वो पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोगों के यहाँ लड़के की शादी की उम्र 21 साल कर दिया और लड़की की 18 साल, सेम यही स्थिति यहाँ पर है। क्या हो गया, पुंकेसर क्या हो रहा है, पहले परिपक्व हो जा रहा है और वर्तिकाग्र जो है मतलब मादा युग्मक जो है वो बाद में परिपक्व हो रही। अब मान लीजिए ये परिपक्व है ही नहीं, वो डेवलप्ड है ही नहीं, अगर पुंकेसर यहाँ पर गिर भी रहा है तो क्या होगा, परागण की क्रिया होगी, परागण की क्रिया नहीं होगी। यही स्थिति क्या कहलाती है, पुंग पूर्वता कहलाती है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है नोट्स में। पुंग पूर्वता द्विलिंगी पुष्पों में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जननांग मादा भाग से बहुत पहले परिपक्व हो जाता है, होकर परागकणों को मुक्त कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, उन पौधों में पर परागण की क्रिया होती है। वही चीज स्थिति हो गया कि पहले जो पुंकेसर है वो परिपक्व हो गया, परागकण अपना रिलीज कर दिया, ताकि अभी स्त्री केसर जो है परिपक्व नहीं हुई है, और स्त्री केसर जब परिपक्व होती है तब तक पोलन ग्रेन खत्म हो चुका होता है, और इस तरह की स्थिति में सिर्फ हमेशा पर परागण होने का ही चांसेस रहता है, जिसके कारण क्या होगा, हाई यील्डिंग प्लांट्स को हम लोग डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, हाँ इसका लाभ क्या है, तो वही चीज हो गया, इसके लाभ यही हो गए कि अगर कोई पौधा कम उपज वाला है तो हम लोग अपने पर परागण के द्वारा मनोवांछित हाई यील्डिंग उच्च उपज वाली फसलों का विकास आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय का छूटा हुआ क्वेश्चन था
लघु उत्तरीय में 2 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। यहाँ पूछा जा रहा है भ्रूणपोष के घटक कोशिकाओं का नाम लिखे। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा, भ्रूणपोष बना लिया। भ्रूणपोष में क्या कौन-कौन सी घटक कोशिकाएं हैं? चलो जल्दी नाम बताओ तो। इसी डायग्राम के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उस सेल का नाम पूछ रहा है। तो देखिए इधर का क्या हो गया, ये 3 सेल एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल हो गया, और बीजांड द्वार की तरफ का 2 सेल सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका को के जो सेंटर में है वो अंडाणु कोशिका हो गया, और सबसे सेंटर में इस पूरा बीजांड के जो सेंटर में है उसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। इसी तीनों का नाम पूछ रहा था। बस 3 वर्ड लिखोगे और 2 नंबर पा जाओगे आसानी से। ठीक है, तो हम लोगों का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है ना, सब्जेक्टिव खत्म हुआ है, ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, क्योंकि यूट्यूब पर इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत कुछ है, नीट जेईई के लिए, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए और हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाओ। थैंक यू।